ध्यान दीजिए बेटा, लास्ट टाइम हमने रिलेशंस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको 3 बताए थे, उसके क्वेश्चंस किए थे। कौन कौन से 3 रिश्ते थे? एक था रिफ्लेक्सिव, एक था सिमेट्रिक, तीसरा था ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता था? ऐसा रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा था? अगर a कॉमा बी रिलेटेड हो, रिलेशन में हो, तो b कॉमा ए भी अगर रिलेशन में हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कौन सा होता है? अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी रिलेशन में हो तो वो क्या होता था? ट्रांजिटिव। अब आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो कृपा करके सामने देखिएगा, कोई टफ क्वेश्चन आएगा, कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो मैं अपने आप आपको बोल दूंगा कि कॉपी कर लीजिए, पर पहले समझने पे मेन होता है प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। नोट्स को कर दीजिए बंद, सामने क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ। स्टार्ट करते हैं सारे क्वेश्चंस। आज मैं एक आध चीज एक्स्ट्रा भी बताऊंगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी इसमें। सामने ताड़िए, आपको बोल रहा है लेट a is 1, 2, 3 define the relations R1, R2, R3, R4 on A as, ये 4 रिश्ते हैं। अब फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन, चेक वेदर R1, R2, R3, R4 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस और नॉट। इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हो? रिफ्लेक्सिव। जब भी आपको सही प्रूव करना होता है तो वो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होता है। जब भी आपको गलत प्रूव करना होता है तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हो। जैसे पहले वाले पे ध्यान दीजिए, 1, 2, 3 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं है। 3, 3 नहीं है तो ऑल एलिमेंट्स के लिए नहीं है ना, तो यानी R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आप लिखोगे कैसे इसको? आप लिखोगे सिंस 3, 3 does not belong to R1, therefore R1 is not reflexive. Hence R1 is not an equivalence relation, not an equivalence रिलेशन। समझ में आई बात? बस आगे सिमेट्रिक पॉइंट कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। बाय चांस चेक करना हो, बाय चांस क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे हो, चेक वेदर R1, R2, R3, R4 आर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। सपोज चेक करना हो, इसमें नहीं बोला, इसमें तो यही खत्म हो गया। तो पहले रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये बात क्लियर। सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे? 1, 1 है, 1, 1 का उल्टा कौन होता है? 1, 1 है ना इसमें। 1, 1 1, 2 का उल्टा कौन होता है? 2, 1 है ना इसमें। 2, 1 का उल्टा कौन होता है? 1, 2 है ना इसमें। 2, 2 का उल्टा कौन होता है? 2, 2 है ना इसमें। तो सारे के उल्टे हैं, तो ये अगर सिमेट्रिक होता तो ये सिमेट्रिक है, पर वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं करूंगा नहीं, अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। ट्रांजिटिव चेक करो, 1, 1 1, 1 1, 2 तो 1, 2 होना चाहिए, है 1 का और किसी के साथ रिश्ता नहीं है यहां पे। अब 1, 2, 2, 1 तो 1, 1 चाहिए, 1, 1 भी है। 1, 2, 2, 2 1, 2 चाहिए, है 2, 1 1, 2 2, 2 चाहिए, है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जो नहीं पूछा ना वो मैं यहां राइट साइड पे लिख दूंगा, जो पूछे हैं वो मैं यहां पे पूरा कर रहा हूं। ठीक है, आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बोल रहा है R2 आपको दिया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिफ्लेक्सिव दिख रहा है? रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, लिखना पड़ेगा सिंस, सबके लिए नहीं, ऐसे a, A belongs to relation for all values of a belonging to capital A, therefore R2 is reflexive। सबके लिए है। अब सिमेट्रिक चेक करो, नहीं है। 1, 2 उसका उल्टा 2, 1 नहीं है ना, तो सिमेट्रिक नहीं है। आप बोलोगे सिमेट्रिक के लिए सिंस 1, 2 belongs to relation and 2, 1 does not belong to relation, therefore R2 is not symmetric, therefore R2 is not an equivalence relation। बात समझ में आ गई? अच्छा, ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं इसका। 1, 1 1, 2 2, 2 वाले तो सारे होंगे। 1, 2 2, 1 1, 1 चाहिए, है 1 2, 1 1, 3 तो 2, 3 चाहिए, नहीं है ना।
तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज 2-1 बिलोंग कर रहा है, 1-3 बिलोंग कर रहा है, 2-3 नहीं है। पूछा नहीं है, कर दिया बस मैंने। R3 में लिख दिया क्या मैंने? ओहो, रुक जाओ, चेक करने दो ना। R2 में है, R3 में भी। R3 के लिए कर लेते हैं, रुक जाओ, R3 को चेक कर लेते हैं। ये तो सही है ना, ये तो सही है। 1-2 2-3 1-3 है, ये 3 तो थे। 1-2 है, 2-3 है, 1-2 है, 2-3 है, तो 1-3 है। 1-3 3 का किसी के साथ नहीं है, 2-3 ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। ए बी होना चाहिए तो बी सी होगा, तो ए सी चेक करते हैं। देख 1-1 है, 1-2 है, तो 1-2 होना चाहिए, जो कि है। एक एक करके सबको पकड़ो। 1-1 है, 1-3 है, तो 1-3 होना चाहिए, वो भी है। फिर अगले पे आओ, 2-2 है, 2-3 है, तो 2-3 है। 3-3 है, 3 का आगे नहीं है, तो अभी तक है। 1-2 है, 2-3 है, तो 1-3 चाहिए है। 2-3 है, 3 का आगे किसी के साथ नहीं है। 1-3 है, 3 का आगे किसी के साथ नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक ट्रांजिटिव है। ठीक है ना? अब तीसरे पे आ जाओ। जो थर्ड है वो कौन सा है? थर्ड जो है R3, उसको चेक करते हैं। R3 रिफ्लेक्सिव है। सिंस A, belongs to R3, ये R2 था, belongs to R3 for all values of A belonging to capital A, therefore R3 is reflexive. R3 सिमेट्रिक भी है। Since A, B belongs to relation implies B, A belongs to relation for all values of AB belonging to capital A, relation R3, therefore R3 is symmetric. तीसरे पे आओ। ट्रांजिटिव नहीं है, 2-1 है, 1-2 है, 2-3 नहीं है। Since 2-1 belongs to relation, 1-3 belongs to relation, but 2-3 does not belong to relation, therefore R3 is not transitive, hence not equivalence. क्लियर? समझ में आ गया? नंबर वाले समझ में आ गए? फोर्थ देखो, R4, फोर्थ पार्ट में 1-1 2-2 3-3 तीनों हैं। सिंस A, belongs to relation for all values of A belonging to capital A, therefore R4 is reflexive. 1-1 है, 2-2 है, 3-3, 1-2 2-1 है। Since A, B belongs to relation implies B, A belongs to relation, therefore for all values of AB belonging to capital A, therefore R4 is symmetric. 1-2 2-1 1-1 है, ट्रांजिटिव भी है। 2-1 1-2 2-2 भी है, ट्रांजिटिव भी है। Since A, B belongs to relation and B, C belongs to relation implies A, C belongs to relation for all values of A, B, C belonging to capital A, therefore R4 is transitive. Therefore R4 is equivalence relation. किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में आप एक टर्म डिफाइन करते हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास, अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये R4 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसमें अगर इस A के एलिमेंट्स कौन से? 1 2 3। Equivalence class is of any element is a set of
elements related to that element in an equivalence relation. जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, जैसे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस इक्विवेलेंस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हर एलिमेंट से रिलेटेड हो वो हो जाते हैं उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास। मतलब अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखूं, ये ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए। जैसे मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखूं इसमें, तो देखो 1 किस किस के साथ रिलेटेड है, 1 1 के साथ रिलेटेड है और 1 2 के साथ रिलेटेड है, हां कि ना? तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो जाएगा 1 2 सेट। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? हर एलिमेंट किस किस के साथ रिलेटेड है। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई कि वो एलिमेंट किस किस के साथ रिलेटेड है। 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बताओ? 2 किस किस के साथ रिलेटेड है? 2 2 के साथ रिलेटेड है और 1 के साथ, तो 1 2 ही हो गई। जैसे मर्जी लिखो, सेट में तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता ना। और 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी इसमें? 3 किसके साथ रिलेटेड है? सिर्फ 3 के साथ, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई? 3। क्या ये समझ में आता है? सो इक्विवेलेंस क्लास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास डिफाइंड किस में होती है? सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन में। सो इक्विवेलेंस रिलेशन में एलिमेंट किस किस और एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, वो उस एलिमेंट की क्या हो जाती है? इक्विवेलेंस क्लास। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये इजी था। और देखो, एन इंटीजर इज सेड टू बी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। एन इंटीजर m is said to be related to another integer n if m is a multiple of n. Check if the relation is symmetric, reflexive और transitive. एक एक करके चेक करते हैं, ध्यान देना। फॉर रिफ्लेक्सिव नहीं, एग्जाम्पल से गलत प्रूव होता है, सिर्फ सही नहीं, एग्जाम्पल से सिर्फ गलत प्रूव करते हो। अब मेरी एक बात सुन ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये रिलेशन क्या बोला? m is said to be related to integer n. m n से रिलेटेड है, m is related to n, ऐसे लिख लिया करो। if m is a multiple of n, और m और n इंटीजर्स हैं, यही बोला है, यही बोला है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ 1 टाइम्स, मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, सिंस एवरी इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, therefore m comma m belongs to relation for all values of m belonging to integers, therefore r is reflexive. हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है? जी बेटा, इसमें क्योंकि नंबर्स कुछ है नहीं ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक। बाकी लैंग्वेज आप कोई भी लिखो, ठीक होनी चाहिए बस, सिमेट्रिक। अब आप मुझे बताओ, अगर m इज अ मल्टीपल ऑफ n है, तो क्या n इज अ मल्टीपल ऑफ m होगा? ना, गलत हो गया ना। एग्जाम्पल से प्रूव कर दो। m इज अ मल्टीपल ऑफ n, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बस 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15। तो आप बोलोगे m को m रिलेटेड टू n है ना, तो आप बोलोगे 15,5 belongs to relation because 15 is a multiple of but 5,15 does not belong to relation because 5 is not a multiple of 15. Therefore R is not symmetric. समझ में आई बात?
यहां तक बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर है? ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव पे आओ। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? अगर दो है, फिर अगले दो हैं, फिर तीसरा। अगर पहले लॉजिकली सोच लो, देखो अगर लॉजिकली गलत आ गया तो फिर एग्जाम्पल लिख के खत्म करेंगे ना, नहीं तो कोशिश करेंगे। m इज अ मल्टीपल ऑफ n, m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो 5 15। फिर एक और नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 15 30 मान लो, तो 15,5 है, 5 15 और 15 30, ये दो ले लो, तो 5 और 30 मल्टीपल होंगे ना, ट्रांजिटिव आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? इफ m n बिलोंग्स टू रिलेशन, m इज a आ रहा हूं, सबर करो, 15,5 ही लिख रहा हूं, पर उसका मल्टीपल तो का मतलब ये हुआ ना। हाँ जी बेटा, बेटा मैंने नंबर्स बोले हैं सिर्फ, मैंने ऑर्डर नहीं बोला, मैंने नंबर्स बोले। 5 और 15 बोले, पर वो रिलेशन 15 और 5 है, मैंने मल्टीपल की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है। m n अगर रिलेशन में, तो इसका मतलब क्या है? m इज अ मल्टीपल ऑफ n, इंप्लाइज m इज अ मल्टीपल ऑफ n, k टाइम्स n, यस और नो? k 1 टाइम्स n, यही मतलब होता है मल्टीपल का। एंड n q बिलोंग्स टू r इंप्लाइज n इज इक्वल टू k2 टाइम्स q, यस और नो? यही मतलब हुआ। आपको रिश्ता किसका चाहिए? m और q का। एलिमिनेट किसको करना है? n को। तो n को एलिमिनेट करो, n को एलिमिनेट करो, सो m कितना हो गया? k1 टाइम्स k2 टाइम्स q, मतलब m इज अ मल्टीपल ऑफ q, therefore m q belongs to relation for all values of m and q belonging to integers, therefore r is transitive। समझ में आई बात? लिखने का तरीका समझ में आया? लिखने का मेथड समझ में आया? पक्का? अपने हाथ से लिखो बेटे, दो नंबर्स का मल्टीपल है, पढ़ो ध्यान से। m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो अगर m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो m जो होगा वो कुछ मल्टीपल टाइम्स n होगा। n इज अ मल्टीपल ऑफ q, तो n जो होगा वो कुछ नंबर का मल्टीपल टाइम्स q होगा। अब मुझे m और q का चेक करना है, तो बेटा n को एलिमिनेट किया, मेरे पास आ गया m इज अ मल्टीपल ऑफ q, यही प्रूव करना था। m q तभी आएगा ना, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से सोच के लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिए। टेस्ट वेदर द रिलेशन r बेस्ड ऑन q नॉट, दैट इज नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, r इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज 1/b इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, याद है? रैशनल नंबर्स वो होते हैं। आपको बोला a इज इक्वल टू 1/b, चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फॉर रिफ्लेक्सिव a 1/a के बराबर होता है क्या? a 1/, सिर्फ 1 के लिए होता है, और तो कभी नहीं होता ना। सो आप क्या बोलोगे? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आप बोलोगे सिंस 2, 2 does not belong to relation, ब्रैकेट में, because 2 is not equal to 1/2, therefore r is not reflexive। क्या ये समझ में आता है? सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर a, b रिलेशन में है, मतलब a जो है वो 1/b के बराबर है, तो क्या b को 1/a लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
लिख सकते हो ना, b को 1/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देयरफॉर b कॉमा a भी क्या होगा? रिलेशन में। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b बिलोंगिंग टू q नॉट, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। यार 2 कॉमा हाफ होगा ना, 2 कॉमा हाफ होगा ना रिलेशन में, तो हाफ कॉमा 2 भी तो होगा। 2 का उल्टा हाफ होता है, हाफ का उल्टा 2 ही तो होता है। जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके पुट्ठे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। बच्चे कहते हैं सर 3,3 तो नहीं होगा। हाँ, तो इसीलिए तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमें तो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन्हीं के उल्टे देखने हैं ना। तो जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ उन्हीं के उल्टे एलिमेंट देखने होंगे। इसमें प्रेजेंट कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सबके इन्वर्ट। 1,1 होगा, 1,1 होगा, 2, हाफ होगा, 3,1/3 होगा, 4,1/4 होगा। इनके उल्टे भी होंगे, हाफ कॉमा 1 भी, हाफ कॉमा 2 भी होगा। समझ गए? बनाने नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं, इंटीजर्स थोड़ी ना है कि आप 4-5 बनाए और हो गया, मजे आ गए। ये तो रैशनल नंबर्स है, बहुत सारे होते हैं फ्रैक्शंस में। कहां तक जाओगे? लॉजिकली सोचना पड़ेगा। गलत हो तो एग्जाम्पल दे दो। अब आप मुझे बताओ, a अगर 1/b के बराबर है, b अगर 1/c के बराबर है, तो a और c बराबर हुए या उल्टे हुए? दोबारा मैंने बोला, a अगर 1/b के बराबर है, b अगर 1/c के बराबर है, तो a और c बराबर हुए ना? तो यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा ना। तो ट्रांजिटिव के लिए भी प्रूव कर दो। फॉर ट्रांजिटिव, if a comma b belongs to relation implies a is equal to 1/b and b comma c belongs to relation implies b is equal to 1/c, b equal to 1/c। तो इसका मतलब a is not equal to 1/c, therefore a comma c does not belong to relation, therefore r is non-transitive। समझ में आ गई बात सबको? सबको क्लियर है? क्योंकि ये गलत है, आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2, हाफ रिलेशन में था, हाफ कॉमा 2 रिलेशन में था, बट 2, 2 रिलेशन में नहीं है। ठीक है ना? समझ में आ गया लॉजिक सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है? कर सकते हो, चलेगा। गलत को आप वेरिएबल्स में भी कर सकते हो और विद एग्जाम्पल भी कर सकते हो। सही को आपको वेरिएबल्स में ही करना पड़ेगा। गॉट इट? और देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, 1 + ab इज पॉजिटिव, शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ये आ जाए तो मजा ही हो जाता है, क्योंकि जबरदस्ती फिर प्रूविंग हमें पता लग जाती है। चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में तो सोचना पड़ता है ना। इसमें तो हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव आएगा ही आएगा, शो करना है, वो तुम जैसे मर्जी कर ही लेंगे। बट फिर भी ध्यान दो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा a, a का मतलब 1 + a²। 1 + a² इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि a का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा और 1 जुड़ के तो प्लस ही रहेगा। 1 + a² ऑलवेज पॉजिटिव आया is for all values of a belonging to real numbers, therefore a comma a belongs to relation, therefore r is reflexive। यहां तक क्लियर? सिमेट्रिक पे आओ। सिमेट्रिक वो तो होगा, तुम्हें दिख रहा है। इफ a comma b रिलेशन में है, इसका मतलब 1 + ab पॉजिटिव है, यही था ना? 1 + ab पॉजिटिव चाहिए। अब 1 + ab को मैं 1 + ba तो लिख सकता हूं, क्योंकि ab और ba क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 1 + ba पॉजिटिव आ गया,
मतलब b कॉमा a किस में आ गया, रिलेशन में. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव पे आओ. फॉर ट्रांजिटिव बात नहीं बेटे, ट्रांजिटिव पे आइए. अगर a कॉमा बी रिलेशन में, मतलब 1 प्लस ए बी क्या हुआ, पॉजिटिव. एंड b कॉमा सी अगर रिलेशन में, मतलब 1 प्लस बी सी क्या हुआ, पॉजिटिव. तो क्या 1 प्लस ए सी बोल सकते हो? हमें तो पता ही नहीं, हमें तो नहीं पता. अब वैल्यूज ढूंढो, एग्जाम्पल ढूंढो. आप अगर नंबर्स देखोगे ना तो नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप नंबर ढूंढोगे, पहले क्या ढूंढोगे, चलो 1 2 3 देखते हैं. 1 प्लस 1 इंटू 2 पॉजिटिव, 1 प्लस 2 इंटू 3 पॉजिटिव, 1 प्लस 1 इंटू 3 पॉजिटिव. अब वो सर आ रहा है, आपने फ्रैक्शंस तो देखी नहीं, आपने नेगेटिव नंबर्स तो देखे नहीं, क्योंकि नेगेटिव यहां जरूरी बन जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोल रहा है. तो ऐसे भी तो सोच सकते हो, ढूंढो कोई नंबर, क्योंकि ये यहां पे आप डिसाइसिवली नहीं बोल सकते ना वेरिएबल्स में. तो ये 101% नंबर वाला क्वेश्चन है. अब आप खुद सोचो, है बेटे? हाँ आ रहा हूं. किसके लिए? दोनों नेगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सोचूंगा ना, ताकि प्रोडक्ट ये नेगेटिव आ जाए, ताकि प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए. अब देखो, अगर मैं ए को एग्जाम्पल सोचना सिखाता हूं, लेट ए इज लेट्स से 2, बी -1/3. अभी मेरे को नहीं पता ये आंसर है कि नहीं, मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं, सोचना सिखा रहा हूं आपको. 1 प्लस ए बी कितना होगा, 1 - 2/3. वो पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव हो गया. अच्छा, सी को ले लेता हूं, लेट्स से 3 नहीं, बीसी 4 नहीं, 1, रुक जा 1, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव. 1 प्लस ए बी पॉजिटिव है, 1 प्लस बी सी पॉजिटिव है, 1 प्लस ए सी नेगेटिव हो गया. समझ गए? सोचो. देखो, पहले मैंने इसको माइनस लिया था, जब मैंने इसको माइनस लिया तो ये तो आ गया पॉजिटिव, ये भी बन गया पॉजिटिव. पर ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव बन जाएंगे तो मैं रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना. तो ए और सी में से कोई एक नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि मैं उसको पीछे खींच सकूं. मेरे को गलत ऑप्शन ढूंढनी है ना. सो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए नहीं करोगे. 1 प्लस ए बी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया. 1 प्लस बी सी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. ए कॉमा बी रिलेशन में, बी कॉमा सी रिलेशन में. 1 प्लस ए बी नहीं, इसको लिख देते हैं ना, -2, 1/3 बिलोंग्स टू रिलेशन. 1/3, 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट -2, 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन. देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव. समझ में आई बेटा? नोट्स में कुछ और एग्जाम्पल होगा, तो ये हिट एंड ट्रायल अभी बना रहा हूं तुम्हारे सामने. नोट्स में कुछ और एग्जाम्पल दिया होगा पक्का. ठीक है? समझ में आई? अप्रोच समझ में आई? और देखो ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. शो दैट रिलेशन आर ऑन रियल नंबर्स डिफाइंड एज a, b, a less than equal to b square, neither reflexive nor symmetric nor transitive. इसने पहले ही बोल दिया. हाँ, मैं नहीं मानता. a less than equal to a square होता तो है, होता है. ग्रेटर हो सकता है a स्क्वायर से, हो सकता है. फ्रैक्शन में हो तो हो सकता है. अगर नेचुरल नंबर्स में होगा तो नहीं होगा. 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, छोटा हो गया कि नहीं हो गया. रिफ्लेक्सिव नहीं है. सो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आ जाओ. रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर. देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक पे आओ. अगर a b स्क्वायर से छोटा है तो क्या b a स्क्वायर से छोटा होगा? प्रूफ, एग्जाम्पल.
नो बोल रहे हो आप, एग्जाम्पल 1 लेस देन 2 स्क्वायर, 2 लेस देन 1 स्क्वायर होता है, ग्रेटर देन होता है। आप बोलोगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2,1 does not belong to relation because 2 is greater than equal to 1 square. Therefore, R is not symmetric. Clear? तीसरे पे आओ, ट्रांजिटिव पे, सबसे इंपॉर्टेंट। जी बेटा, बेटे लेस देन और इक्वल टू होता है तो इक्वल टू साइन लगा सकते हो, जो इक्वल टू लगाना जरूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। और का मतलब क्या होता है, या फिर ये या फिर वो, ठीक है। तो जो हमें वो पैटर्न दिया है, हमें पैटर्न वही लिखना है, ठीक है। आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ए कॉमा बी रिलेशन में हो, बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी, तो ए अगर बी स्क्वायर से छोटा है, बी अगर सी स्क्वायर से छोटा है। हमने कल एक क्वेश्चन किया था ए लेस देन इक्वल टू बी, वो था ट्रांजिटिव। ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा। यहां पे स्क्वायर आ गया कंजर बीच में। अब यहां एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। चलो आओ इसको सोचें, चलो आओ इसको सोचें, अलग अलग एग्जाम्पल सोचें। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। छोटे से प्यारे से नोने से शुरू करते हैं, लिखना नहीं अभी क्योंकि अभी ये तुम्हारे सामने सोच रहा हूं। 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर है, अब 3 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर। पहले सिंपल फुद्दू से शुरू करता हूं, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। होता है कि नहीं? तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है, पै गया से आपका। ये तो है ट्रांजिटिव। यहां पे हमें तो गलत वाला एग्जाम्पल ढूंढना है। व्हाट द फिश। कोई बात नहीं, डरते थोड़ी ना। यानी मुझे अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस टर्म को मुझे बड़ा रखना पड़ेगा। अब समझ रहे हो, क्योंकि मुझे ये ग्रेटर बनानी है ना। तीसरे में गलत प्रूव करने के लिए इसको ग्रेटर बनाना है, इसको ग्रेटर बनाना है तो इसको बड़ा रखना पड़ेगा, इसको बड़ा रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाते, इसको हटा देते कंजर को यहां से। इसको बड़ा रखना है, इसको बड़ा रखना है किससे, 16 से बड़ा रखना है। नहीं रख सकते, इसको भी तो हटाना है ना। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर करते हैं, 4 से छोटा, 9 से बड़ा। रुक, बीच में मत बोलो बेटा, 1 मिनट। सिंगल एलिमेंट लिखना है ना। सबर बेटे सबर। 8 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, या 8 नॉट लेस ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 8,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हुआ 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब हुआ 8,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आई बात समझ में आया? अच्छा, सोचना क्लियर हुआ। अब मैं एक काम कर रहा हूं छोटा सा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो उसमें एक ये एग्जांपल याद रख लो, ये मत याद रखो। अभी एक ऐसा एग्जांपल बना रहा हूं जो अगले क्वेश्चन के लिए भी वैलिड रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले वो है a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए आप वही वाला यूज कर लो, हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आगे इंग्लिश लिख लोगे, हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ क्यूब नहीं होता, ग्रेटर होता है। सिमेट्रिक के लिए भी सेम एग्जांपल। सिमेट्रिक के लिए कौन सा लिखा था मैंने, 1 और 2। 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। 2,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 क्यूब। हाँ कि ना? 2 एग्जाम्पल कॉमन हो गए, ये 2 एग्जाम्पल रट्टे मार लो। अब जरा तीसरा देखो, वैलिड होगा। 8 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब होता है ना। 8 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब,
होता है ना, बट 8 लेस देन नहीं होता, इक्वल होता है। गलत हो गया, यानी एग्जाम्पल इसमें वैलिड नहीं रहेगा, इसमें हमें इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, इसको 9 ले लो। हां, तो इक्वल लेस देन और इक्वल टू होता है ना, तो 9 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 9 ग्रेटर देन 2 हो गया, 2 क्यूब होता है कि नहीं। सो 9, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, 3, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 9, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। तो उसमें भी आप 9 लिख सकते हो, तब इसमें भी वैलिड रहेगा। 9 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है ना, इक्वल टू तो होता है ना। तो बेस्ट आइडिया, आप ये एग्जाम्पल याद कर लो। बनाना कैसे वो मैंने आपको समझा दिया, हिट एंड ट्रायल, दिमाग लगाते हुए। आ गई बात समझ? अप्रोच क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू तो है ना, और का मतलब या लेस या इक्वल। ठीक है, समझ में आया? और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, नंबर्स को बढ़ाओ। अब आप 9, 3, 2 लिया ना मैंने, बीच वाले को 4 फिक्स कर लो। अब एक उससे बड़ा वाला ढूंढो, उसको पहला ले लो, और उससे छोटा वाला ढूंढो, उसको तीसरा ले लो। एक और एग्जाम्पल बन जाएगा। आप जितने मर्जी एग्जाम्पल बना सकते हो, बट आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हाँ, लॉजिकली क्लियर हो गया? अप्रोच समझ में आई? सो एग्जाम्पल इन 2 क्वेश्चंस के लिए याद रख लो, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंसी में पूछते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हाफ कॉमा हाफ, सिमेट्रिक के लिए 1, 2, 2, 1, और ट्रांजिटिव के लिए 9, 3, 2। ये 3 एग्जाम्पल याद रखो, इन दोनों में चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी स्क्वायर वाले में भी और क्यूब वाले में भी। बाकी आप और जितने चाहो उतने निकाल लो। और देखिए अगला क्वेश्चन, गिवन अ रिलेशन आर, द गिवन रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स एज ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी, मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। अब फाइंड वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ए लेस देन इक्वल टू ए होता है, इक्वल टू तो होता है पक्का। नेगेटिव में नहीं होता, क्योंकि मॉड लगा हुआ है और रियल नंबर्स हैं। -12 का मॉड इज ग्रेटर देन -12, इट इज नॉट इक्वल। पॉजिटिव सोच लिया आपने, नेगेटिव कौन चाचा जी सोचेंगे? वो भी सोच सकते हो। तो आप बोलोगे, अब यहां पे लिखा नहीं होता ना, तो प्रूविंग का थोड़ी ना, सोचना तो सारे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या बोलोगे? -2, -2 does not belong to relation because -2 का mod is greater than -2. Therefore, R is not reflexive. समझ में आई बात? A R B का मतलब क्या होता है? A is related to B. ठीक है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं। सिमेट्रिक पे क्या सोचोगे? अगर A, B रिलेशन में है, मतलब इफ A रिलेटेड टू B, इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ A लेस देन इक्वल टू B है, मॉड ऑफ A लेस देन इक्वल टू B है, तो मॉड ऑफ B लेस देन इक्वल टू A बोल सकते हो। क्यों? एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है। एग्जाम्पल बोल। हाँ बोल। 2 और 3, 2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है। जो नॉर्मली सोच लो ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं, A लेस देन इक्वल टू B है, तो B लेस देन इक्वल टू A थोड़ी ना होगा। तो आप सिंपली क्या बोलोगे? एग्जाम्पल, इफ 2, 3 belongs to relation implies because mod of 2 less than equal to 3, 3, 2 does not belong to relation because
mod of 3 is greater than 2, therefore R is not symmetric. समझ में आई बात? मजा आया? ट्रांजिटिव पे आते हैं। अब सोचो फिर से भाई 3 नंबर सोच लो। a लेस देन इक्वल टू बी, b लेस देन इक्वल टू सी, हाँ ना। अब पहला वाला मॉड ले लो, पहला वाला नेगेटिव ले लो। सोचो अगर मैं a को ले लू -6 -3, a को ले लू -3, b ले लू, रुक जा सोचने दे, a को 3 ले लो, b को नेगेटिव नहीं ले सकते, a को -3 ले लो, b को 5 ले लो, तो मॉड ऑफ a लेस देन b, c को 6 ले लो, ये चलेगा। रुक जाओ, अब एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें नहीं चलेगा, प्लस माइनस सोच के। -6, 4 and 5, -6 लेस देन इक्वल टू 4 कब से होने लगेगा बेटा? मॉड है ना, वो ग्रेटर हो जाएगा ना, वो तो होगा ही नहीं स्टेटमेंट में। रुक जा, सारे केसेस सोचते हैं, रुक जाओ। a देखो, मॉड ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू b, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b, तो a का मॉड हमेशा पॉजिटिव लेना है, a का मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो b जो होगा वो 101% पॉजिटिव होगा, c भी पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा ट्रू होगा। खुद सोचो ना, देखो मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b लिखा मैंने, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, b इज ऑलवेज पॉजिटिव। a चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, b हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड ऑफ a b से छोटा है, तो a नेगेटिव भी होगा, मॉड ऑफ a तो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव नंबर किसी दूसरे नंबर से छोटा है तो दूसरा नंबर मोर पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा नंबर क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा, और फिर उसका भी पॉजिटिव लेस देन सी, तो सी और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो इन एनी केस ये हमेशा ट्रू रहेगा। सो इफ ट्रांजिटिव होगा, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू b, एंड b कॉमा c belongs to relation implies mod of b less than equal to c। b हमेशा पॉजिटिव है, b हमेशा पॉजिटिव है, b हमेशा पॉजिटिव है, since b is always positive, this means b is positive। since b is always positive, therefore mod of b b के बराबर होगा। b हमेशा पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ b b के बराबर होगा, तो ये दोनों b b b b हो गई, मॉड ऑफ a लेस देन इक्वल टू c, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। समझ में आया? देखो सोचना पड़ता है, रट्टे से कितना रट्टा मार लोगे, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? एक और देखिए इसी बात पे, फिर ये वाला क्लियर है? एक और देखो, आपको बोला लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट A ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D इंप्लाइज AD इक्वल टू BC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आपको बोला A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D, इसका मतलब AD इक्वल टू BC। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्सिव आप इजीली कर सकते हो, सिमेट्रिक भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, ट्रांजिटिव लंका लगा देगा आपकी। ये तो आसान में है, आगे जाओगे और टफ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव में हालत खराब हो जाएगी। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, एक बेस्ट तरीका क्या रहता है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। ए बी और रिलेटेड टू सी डी है ना, ए और बी वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, सी और डी वाली एक तरफ कर दो। आप लिख सकते हो ए अपॉन
बी इज सी अपॉन डी। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाओ। बहुत इजी हो जाता है जब ये छोटा सा चेंज आप लाते हो क्वेश्चन में। रीअरेंजमेंट ही तो किया है। आप बोलोगे सिंस ए कॉमा बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए कॉमा बी, हां कि ना? ए कॉमा बी के बराबर ही होगा, मतलब ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी होगा हमेशा, क्योंकि ए कॉमा बी सी कॉमा डी के बराबर कब है? जब ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है। अब ए कॉमा बी के बराबर कब होगा? जब ए बाई बी के इक्वल होगा। यस और नो? सो यानी आपके पास क्या आ गया? ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। यहां तक बात समझ में आई? इसी तरह से सिमेट्रिक पे आओ। जब सिमेट्रिक पे आऊंगा तो क्या होगा? देखो कितना आसान हो गया। इफ ए कॉमा बी इज ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका क्या मतलब था? ए बाई बी सी बाई डी के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? सी बाई डी ए बाई बी के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? सी कॉमा डी रिलेटेड टू ए कॉमा बी। बाकी इंग्लिश लिख लोगे, मतलब सिमेट्रिक हो गया ये। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? ट्रांजिटिव पे देखो, वो और भी आसान हो गया। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी के, मतलब ए बाई बी किसके बराबर? सी बाई डी के। अगर सी कॉमा डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ के, मतलब सी बाई डी किसके बराबर? ई बाई एफ के। अब ये दोनों की, एक की राइट एक की लेफ्ट बराबर है, मतलब ए कॉमा बी बराबर होगा ई कॉमा एफ के, देयरफॉर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, देयरफॉर क्या प्रूव हो गया? ट्रांजिटिव। कितना इजी हो गया ना? हालत खराब हो जाती है अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते तो। फिर सोचना पड़ता, अरे ये एक्सप्रेशन क्या बना है? ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, एक एक करके चेक करना पड़ता, बैंड बच जाती। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, हालत खराब हो जाती। अभी समझ में आया? ऐसा एक और देखो, ये बोर्ड में 5 मार्क का आया हुआ है, ये बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दो। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। क्या बोला? ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब ए प्लस डी बी प्लस सी, इसका मतलब ए माइनस बी सी माइनस डी। बी और उनको रीअरेंज कर दिया ना। अब देखो ए माइनस बी के बराबर होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे? ए माइनस बी अगर सी माइनस डी के बराबर है, मतलब सी माइनस डी ए माइनस बी के बराबर है, सिमेट्रिक हो गया। अगर ए माइनस बी सी माइनस डी के बराबर, सी माइनस डी ई माइनस एफ के बराबर, तो ए माइनस बी ई माइनस एफ के बराबर हो गया ट्रांजिटिव। कितना छोटा हो गया ना? और ये हालत खराब कर देते हैं एग्जाम्स में। और सबसे टफ क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था जब ये बच्चों को टेक्निक नहीं पता होती थी, वो ये। मैं कहता हूं, गारंटी ले रहा हूं, आप बिना कन्वर्ट करे इसको ट्रांजिटिव प्रूव करके दिखा दो, नहीं होगा। बोर्ड वालों ने सबको एक एक नंबर फ्री में बांटा था। 5 का था, उसमें ट्रांजिटिव वाला पार्ट 1 मार्क का था। सिर्फ ये लिखने का हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन 1 नंबर दे दिया था उन्होंने। रिफ्लेक्सिव 1 मार्क, सिमेट्रिक 1 मार्क, रिफ्लेक्सिव 1 मार्क, सिमेट्रिक 1 मार्क, ट्रांजिटिव 2 मार्क, एंड हेंस इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन 1 मार्क। तो ये ऐसे बन गया था। और उसने फिर सबको 2 नंबर, ट्रांजिटिव के सबको 2-2 नंबर दे दिए, जिसने स्टार्ट भी किया था, क्योंकि इसमें नहीं बनेगा। अब देखो इसको क्या चेंज करोगे? ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इसका क्या मतलब है? ए डी इंटू बी प्लस सी इज बी सी इंटू ए प्लस डी, यही है ना? हो, ये तो हालत खराब कर देगा। कोई नहीं, पहले सेम सेम वाले टर्म्स इकट्ठे करो। बी प्लस सी अपॉन बी सी इज ए प्लस डी अपॉन ए डी। ये हो गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी। ओके, भावनाओं पे काबू रखो। ये हो गया 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी इज 1 बाई डी प्लस 1 बाई ए। ये हो गया 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी इज 1 बाई सी माइनस 1 बाई डी। अब आगे कर लो।
अब आप बताओ 1/a माइनस 1/b 1/a माइनस 1/b के बराबर होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। 1/a माइनस 1/b 1/c माइनस 1/d के बराबर है, तो 1/c माइनस 1/d 1/a माइनस 1/b के बराबर है, सिमेट्रिक हो गया। 1/a माइनस 1/b 1/c माइनस 1/d के बराबर है, 1/c माइनस 1/d 1/e माइनस 1/f के बराबर है, तो 1/a माइनस 1/b 1/e माइनस 1/f के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना फुद्दू सा, 3 लाइन में खत्म। बस एक ये छोटी सी मॉडिफिकेशन आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है। आई बात समझ में आया? आज का होमवर्क आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 विद एग्जाम्पल्स, ये मुझे अगली क्लास में अटेम्प्ट चाहिए पूरी। अगली क्लास में होगा क्या, सबसे पहले मैं ये बचे हुए थोड़े से और क्वेश्चंस कराने, वो करा के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पर मुझे अटेम्प्ट चाहिए आपकी अच्छे से, ठीक? थैंक यू वेरी मच।